जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तब आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कभी कभी आपकी ओवरी में दिक्कत होती है, कभी आपकी ट्यूब्स में दिक्कत होती है, कभी आपको फाइब्रोइड यानी कि जो बच्चेदानी है उसके अंदर ही दिक्कत होती है, केनाल में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, ये बेसिक यहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। और वो कारण होते हैं तो कभी कभी जैसे ही आपका डिटेक्ट होता है तुरंत आपको बोल दिया जाता है कभी आईवीएफ करा लो। अभी तक वहाँ पे ज़्यादातर केसेस में यानी कि 20% केसेस में नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए दवाई देंगे, बाकी 1-2 महीना लेट्रोज वगैरह देंगे, 1-2 आईयूआई करेंगे, फिर तुरंत ही बोल देंगे कि आपकी एज है या आपका ये रिपोर्ट ऐसा है या आपका ये रिपोर्ट ऐसा है, उसके चलते आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा वरना प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो यहाँ पर आप यदि समझेंगे कि आपके अंदर कौन सा कारण है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और उस कारण की क्या नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है, तो वो हर एक बातों का डिस्कशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहते जिन लोगों ने कोई बेसिक टेस्ट ही नहीं कराया होते, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड करा होता है। कभी कभी वहाँ पे हस्बैंड की रिपोर्ट 1-2 साल तक प्लानिंग करने के होने के बाद भी नहीं कराए होते हैं। तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि आपको ऐसा पता चले कि दिक्कत क्या है और उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने से विदिन 1 to 2 मंथ आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से रीजंस होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से पॉसिबल होती है। तो पहले बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा रिप्रोडक्टिव एक स्ट्रक्चर आपको बताया है। तो यहाँ पे मेन 5 ऑर्गन रहते जिसके अंदर दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला है यहाँ पे केनाल। यदि केनाल में दिक्कत हो तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। दूसरा है आपकी बच्चेदानी। बच्चेदानी में 3-4 रीजंस होते हैं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा आपकी फेलोपियन ट्यूब। यदि फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। चौथा है आपकी ओवरी। यदि यहाँ पर आपकी ओवरी में कोई दिक्कत है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। पांचवा आएगा आपका पेल्विक एरिया जहाँ पे ये सारी चीजें है। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे आपकी केनाल के बारे में। केनाल में क्या क्या दिक्कत हो सकती है जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो आपने भी शायद वहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा कि यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, नीचे के भाग में खुजली, इरिटेशन, जलन, रिलेशन में दर्द, रिलेशन में जलन, रिलेशन के बाद आपको ब्लीडिंग वगैरह होना, रिलेशन के बाद तुरंत जलन बहुत ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें यदि आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही है तो ये इन्फेक्शन की निशानी है। यदि इन्फेक्शन होगा आपको तो केनाल की पीएच होगी वो अल्टर हो जाएगी यानी कि चेंज हो जाएगी। यदि केनाल की पीएच चेंज हो जाएगी तो जो स्पर्म होंगे, केनाल की रचना इस तरह से होती है, वहाँ पे डिस्चार्ज इस तरह से होता है जो स्पर्म को अंदर 3-4 दिन तक भी जिंदा रह पाता है। डिस्चार्ज ऐसा होता है जो स्पर्म को ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक जाने में हेल्प करेगा। तो यदि आपकी केनाल में इन्फेक्शन है, वहाँ पे डिस्चार्ज अलग तरह का है, एक्रिड डिस्चार्ज है। एक्रिड यानी कि ऐसा डिस्चार्ज जो स्पर्म को मार सकता है, तो वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ सकती है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि मुझे जैसे ही रिलेशन रखते तुरंत सब बाहर आ जाता है। यदि आपको वजाइनिस्मस की दिक्कत होगी, स्पाज्म आ जाएगा आपको तुरंत, तो वो दिक्कत हो सकती है। देखो 10-15 मिनट बाद यदि कुछ बाहर आता है तो बिल्कुल नॉर्मल, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे विड्रोवल करे तुरंत ही सब बाहर आ जाए तो वजाइनिस्मस होता है जिसके चलते कभी कभी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। दूसरा रीज़न जैसे हमने बताया आपकी बच्चेदानी के अंदर क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, केविटी में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है फाइब्रोड। यदि आपकी बच्चेदानी में फाइब्रोड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइब्रोड जो है बड़ा सा फाइब्रोड है, उसने आपकी ये जो बच्चेदानी की दीवार है उसको बाहर की तरफ धकेला है, उसकी जो एनाटोमी है वो चेंज हो गई है। कभी कभी ये अंदर की तरफ भी ऐसे ग्रो कर देता है और आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को वो डिस्टर्ब कर देगा, तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। दूसरे इस तरफ आप देख रहे छोटे छोटे फाइब्रोड है। यदि आपकी बॉडी में छोटे छोटे फाइब्रोड है तो वहाँ पर उसके चलते कोई दिक्कत नहीं आएगी।
यदि छोटे छोटे फाइब्रोड है तो पहले मुझे पेशेंट बोलेंगे कि इसको निकलवाना है, इसलिए मुझे ऐसा बोला है, इसकी सर्जरी पहले करानी पड़ेगी, फिर आप प्लान कर पाएंगे, या पहले इसकी ट्रीटमेंट कर दो, बाद में हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। तो फाइब्रोड कैसा है कि यदि छोटे छोटे फाइब्रोड है, वो ऊपर की तरफ यदि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो वो फाइब्रोड के चलते प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्जरी से आप एक फाइब्रोड निकालेंगे, दूसरा वहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो फाइब्रोड के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। फाइब्रोड के साथ भी ऐसी होम्योपैथी दवाइयाँ होती है जो फाइब्रोड के साथ भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कराने में आपकी हेल्प करे। दूसरा वहाँ पे जो रीज़न रहता है वो है एडिनोमायोसिस, यानी कि आपकी जो दीवार होती है वो अंदर की तरफ ग्रो करने लगती है और उसके चलते वो थिक हो जाती है, इम्प्लांटेशन में दिक्कत करती है, कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग की दिक्कत वो करेगी। एक और रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी क्या होता है कि वो ऊपर फेलोपियन ट्यूब में और ओवरी में जाके आपकी ट्यूब भी बंद कर सकता है। ओवरी में वो एंडोमेट्रियोमा यानी कि चॉकलेट सिस्ट को डेवलप कर सकता है। एंडोमेट्रियोसिस यदि बाहरी भाग में पेल्विक एरिया में फैल जाता है तो वो आपकी आंत को यूट्रस के साथ चिपका देगा, आपके रेक्टम को यूट्रस के साथ चिपका देगा। तो यदि आपको पीरियड के दौरान ज़्यादा पेन हो रहा है या कभी कभी टॉयलेट करने में भी आपको दर्द होगा, नीचे की तरफ खिंचाव होगा, तो वो एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस की संभावना होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस हो तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। इस सब की ट्रीटमेंट मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। दूसरा मैंने जैसे आगे बताया था, आपका एक मेन रीज़न होता है ट्यूब्स। यदि ट्यूब्स ही बंद है तो अंडा और स्पर्म कहाँ मिलेगा? क्योंकि अंडा और स्पर्म यहाँ पे मिलेगा ट्यूब में। ओव्यूलेशन के बाद आपका अंडा यहाँ पे ट्यूब में आएगा, रिलेशन के बाद हस्बैंड के सेल यहाँ पे ट्यूब में आएंगे। ट्यूब में ही प्रेगनेंसी के पहले 7-8 दिन बच्चे का विकास होगा। बाद में वो सिलिया होता है, वो बच्चे को यहाँ पे यूट्रस में धकेलेगी और यहाँ पर उसका इम्प्लांटेशन होगा। अब ट्यूब में क्या क्या दिक्कत हो सकती है? ट्यूब में 2-3 तरह की दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला तो ट्यूब बंद होना। अब 3 जगह से बंद हो सकती है ट्यूब। सबसे पहला यहाँ से, जहाँ से वो ओरिजिन हो रही वहाँ से, इसको बोलेंगे कॉर्नियल ब्लॉक। दूसरा यहाँ पे मिडल ब्लॉक या डिस्टल ब्लॉक रहेगा, यहाँ से बंद हो सकती है। तीसरा रहता है फिम्ब्रियल ब्लॉक। ये फिम्ब्रियल जैसी रचना देख रहे हैं, यहाँ पे वो इस तरह से रहती है, हाथों की जैसी रचना रहती है, और वो जो यहाँ से एग निकलेगा उसको कैच करने में हेल्प करती है और अंदर लेके जाएगा। यदि यहाँ पे सिलिया बंद है तो अंडा कैसे कैच हो पाएगा? और ज़्यादातर यहाँ से बंद होने के और कॉर्नियल ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो यहाँ पर की ट्यूब देखेंगे, ये पतली वाली है, ये थोड़ी सी वहाँ पे थिक है, तो ये क्या दिखा रहा है? हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी कि ट्यूब में इन्फेक्शन होना, सूजन हो जाना। यदि हाइड्रोसाल्पिंग्स है, कभी कभी आप देखेंगे अपना रिपोर्ट HSG, उसमें ट्यूब पेटेंट रहेगी, लिखा होगा कि स्पिल दिख रही है, यहाँ से जो डाई इंजेक्ट करेंगे यहाँ से बाहर निकलेगी तो ट्यूब पेटेंट मानी जाएगी, HSG से पता चलेगा। यहाँ पर यदि बाहर नहीं निकलेगी तो वो बंद मानी जाएगी। कभी कभी ये दिखेगी नहीं, ट्यूब बिल्कुल नहीं दिखेगी, इसका क्या मतलब है? कॉर्नियल ब्लॉकेज है। तो यदि यहाँ पर आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स है, ट्यूब खुली है लेकिन सूजन है हाइड्रोसाल्पिंग से, तो भी उस तरह की ट्यूब से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, तो हाइड्रोसाल्पिंग्स भी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। गायनिक आपको बोल सकते हैं कि इसकी ट्यूब अभी कोई काम की नहीं है, इसको कट करके फेंक देना, इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी होगी, वरना प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ये गलती मत करना। कभी कभी एक या दोनों तरफ हाइड्रोसाल्पिंग्स हो, यदि आप एक को या दोनों को कट कर देंगे तो आगे चल के नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 या 2 मंथ आपकी हाइड्रोसाल्पिंग्स निकल जाएगी, उसको कटवाने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरा, ट्यूबल ब्लॉकेज कहीं से भी तुरंत बोल देंगे IVF इसका आखिरी रास्ता, या सर्जरी करेंगे, सर्जरी में 10-20% केसेस में ट्यूब खुलती है, तुरंत IVF बोलेंगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से विदिन 1 to 3 मंथ आपकी ट्यूब खुल ही जाती है। 98 to 99% वहाँ पे चांसेस रहते हैं आपकी ट्यूब खुलने के। 1 या 2% ऐसे चांसेस जहाँ पर होम्योपैथी से ट्यूब नहीं खुलेगी। तो सर्जरी IVF में जाने से पहले होम्योपैथी को बिल्कुल अच्छे से ट्राई करो। वहाँ पे एक 1 या 3 मंथ के अंदर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। सक्सेस रेट आप मेरी कम्युनिटी में जो फीडबैक है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था ट्यूब का रीज़न। अब क्या रहता है? ओवरी। ओवरी में क्या रहता है? ओवरी में वहाँ पे 2-3 रीज़न रहेंगे। ये देखो, देख रहे हैं आप यहाँ पे कैसे, तो ये आपका अंडा का ग्रोथ बता रहा है। कभी कभी ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, आपके अंडे का स्लो ग्रोथ होगा। यदि ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? अभी ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए जहाँ पे एग ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। ग्रोथ करने के लिए दवा इंजेक्शन लेना पड़ता है। कभी कभी ग्रोथ करेगा तो उसको फॉलिकल रप्चर नहीं होगी,
उसको फोड़ने के लिए वहाँ पे अलग इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो उन सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से आपका एग ग्रोथ भी करेगा, अपने आप इंजेक्शन लिए बगैर अंडा रप्चर भी होगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आपका एग ग्रो नहीं कर रहा तो आज से चालू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा, विद इन 1 to 2 मंथ आपका वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सिस्ट बन जाती है। सिस्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे सिंपल सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा जो मैंने आगे बताया था, एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट होती है तो भी दिक्कत आएगी। तो एंडोमेट्रियोमा रहता है, डर्मोइड सिस्ट रहती है, इन सब के चलते भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। दूसरे, वहाँ पे ऐसा बोला गया कि चॉकलेट सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, तो आपको ऐसा तुरंत बोला जाएगा कि इसकी सर्जरी करा लो। सर्जरी की गलती मत करना। विद इन 1 to 2 मंथ फिर से सिस्ट आ जाएगी, जैसी थी वैसी रिपोर्ट आपकी आ जाएगी। तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। ये सिस्ट हो तो उसी पिल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 21 डे पिल देते वो भी लेने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप उसी महीने से प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे काम करेगी जो सिस्ट के साथ भी अंडा बनाएगा, उसी महीने से प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। सिस्ट में भी मेरे यहाँ 70% केसेस में विद इन 1 मंथ प्रेगनेंसी रुक जाती है, तो सिस्ट के लिए सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा, पीसीओडी रहता है। पीसीओडी में क्या होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे, ये जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस ही नहीं होती, छोटी छोटी फॉलिकल्स दिखाई देती है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोला जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में भी मेन दिक्कत ये होती है कि आपका अंडा नहीं बनेगा, पीरियड इरेगुलर रहेंगे आपके। उस केस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, ओव्यूलेशन भी अच्छे से होगा, आईवीएफ में आईयूआई में जाने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो यहाँ पे देखो, हमने जितने भी रीजंस बताए, जैसे इन्फेक्शन है, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म करता है। कितनी बार आप एंटीबायोटिक लेंगे? होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से रिजल्ट है। दूसरे कारण ये भी होता है कि कभी कभी बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुलता। यदि क्रोनिक इन्फेक्शन रहेगा तो सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाएगा, फिर बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुलेगा, तो स्पर्म ऊपर तक कैसे जाएंगे? तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आते हैं, मैं उसके सर्वाइकल के ऊपर काम करती हूँ, यानी कि सर्वाइकल स्टेनोसिस से बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता, उसके ऊपर काम करती हूँ, तुरंत प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो इसे छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना होता है। तो बहुत सालों से प्रेगनेंसी नहीं रुकी होती है, आईवीएफ आईयूआई फेल होता है, फिर भी 1 to 3 मंथ प्रेगनेंसी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स मिरेक्युलस, बहुत ही अच्छे से हर एक केस में रिजल्ट देता है। तो आप यदि ऐसा हो कि नहीं रुक रही है, परेशान हो गए हैं, आईयूआई आईवीएफ सर्जरी के लिए सोच रहे हैं, उससे पहले होम्योपैथी को ट्राई अवश्य करना आप। तो देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, ये सब रीज़न ऐसे है जो फीमेल के अंदर है। अब कुछ ऐसे रीजन है जो मेल के अंदर रहते हैं, जैसे उसकी सीमेन एनालिसिस। तो सबसे पहले यदि आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं या प्लान करना चालू किया, जैसे ही वाइफ की रिपोर्ट हो तुरंत हस्बैंड की रिपोर्ट भी करा लो, दोनों के साथ में ट्रीटमेंट होगी तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुकेगी। हस्बैंड के अंदर 2 दिक्कत होती है कि उनकी सीमेन एनालिसिस में दिक्कत, जैसे काउंट कम होना, मोटिलिटी कम होना, नॉर्मल फॉर्म कम होना, एग्लूटिनेशन इन्फेक्शन पॉजिटिव होना, उसका लिक्विफिकेशन टाइम ज़्यादा होना। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो प्रेगनेंसी रुकने नहीं देगी। हस्बैंड की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी, तब तक उसकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। सेम यदि हस्बैंड की काउंट मोटिलिटी कम है तो तुरंत आईयूआई आईवीएफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन से यदि हस्बैंड 1 या 2 महीना लेंगे, आराम से उसकी रिपोर्ट अच्छी हो जाती है। 0 स्पर्म काउंट भी होम्योपैथिक मेडिसिन से बढ़ गए हैं। मेरा 1 2 नहीं, मल्टीपल मेरे पास केस है जो 0 से आराम से नॉर्मल तक पहुंच भी जाता है, नेचुरल प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। तो काउंट मोटिलिटी कम हो तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। दूसरा, रिलेशन रखने में हस्बैंड की तरफ से दिक्कत हो, इरेक्शन में दिक्कत हो, टाइमिंग में दिक्कत हो, ओव्यूलेशन टाइम पे एंजाइटी आ जाती, उसके चलते रिलेशन नहीं रख सकते, थकान बहुत ज़्यादा लग जाती, उसके चलते रिलेशन नहीं रख सकते, स्टेमिना कम हो, तो उन सब के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। यदि आप रिलेशन ही अच्छे से नहीं रख पाएंगे तो नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया, यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे उतना ही मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको हमारी टीम आगे गाइड कर देगी। या फिर हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हम आनंद में गुजरात में रहते हैं, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं।
तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।